10 दिन गुजर गए, हुकूमत की तश्कील का ऊंट किसी करवट बैठ कर नहीं दे रहा और पावर शेयरिंग का फार्मूला वो भी नहीं तय हो रहा। किसी भी तरीके से इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत का जो एक ढांचा बनने की बात हो रही थी कि जी ढांचा बने, वो भी नहीं पा रहे। तो किसी भी किस्म के फैसले नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर हुकूमत किसने बनानी है और किस तरह से बनानी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए आवाज़ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जो कमज़ोर हुकूमत है उसकी नाकामी का मलबा वो ये भी चाह रहे हैं कि वो भी ना उठाना पड़े। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और जहां एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों की बैठकें हम देख रहे हैं वो लगती जा रही है, तय नहीं हो पा रही है, और दूसरी जाने बिलावल भुट्टो फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम वजारतें नहीं लेंगे लेकिन हुकूमत साजी में मदद जरूर करेंगे। वो कहते हैं कि हमें तो ये कहा गया कि 3 साल हमें हुकूमत बनाने दें, 2 साल आप बना लीजिएगा। हालांकि बाद में सागदार साहब ने कहा कि जो चीजें मीटिंग्स में डिस्कस होती हैं वो बाद में बयानबाजी में नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये बात बयानबाजी हो गई, जो अंदर की बात है वो जाहिर है सामने आ जरूरत। तो इसी हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से हुकूमत तश्कील पाएगी और इस वक्त कौन कौन से फैसले हो चुके हैं और आज पीपी नून लीग के अहम बैठक भी है, उसमें क्या फैसले होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आसिफ करमानी साहब। आज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज साहब सबसे पहले तो जाहिर है आज की बैठक के हवाले से जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की आज एक अहम बैठक है, क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुएब साहब और सबीन बीबी। देखिए, जैसे कि इसाक डार साहब ने फरमाया एक बयान में कि भाई ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, आज एक फाइनल मीटिंग गालबन 5वीं ये है नशिस्त जो होने जा रही है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में और जमहूरियत के इंटरेस्ट में हम सब लोगों को अपनी जो पोजीशंस हैं उससे आगे पीछे होना पड़ेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान एक डेड लॉक में आ गई है, पॉलिटिकल डेड लॉक है, बंद गली में पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवाम फंस गए, तो इसका हल तो कोई निकालना पड़ेगा। डेड लॉक क्या है आसिफ साहब? भाई डेड लॉक ये है कि एक देखे ना, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्लियर मैंडेट आएगा, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लियर मैंडेट आएगा जी। वो नहीं आया, किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, और फिर चैलेंजेस इतने हैं कि उसको हाथ डालने को तैयार नहीं है वफाक में। हाँ, अपने अपने सूबों में हुकूमतें बनाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन वफाक में जो हेड ऑफ पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे ये किस किस्म की हुकूमतें होंगी जो चारों सूबों में तो बनने में जा रही हैं, उस पर कोई इशू नहीं। तो वफाक नहीं है तो हेडलेस गवर्नमेंट हुई ना, तो क्या वफाक को कोई एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आपकी तवक्कुआत से मुताबिक हुआ ना हुआ, अब एक सिचुएशन आ गई है सामने, और मैं कतन इन मखलूत हुकूमतों के हक में कभी भी नहीं रहा, और ना ही मेरी क़ियादत, खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब कभी मखलूत हुकूमत के हक में रहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को आगे नामजद किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनके मसाइल, इश्यूज जो उनसे हैं, उनको जल्दी एड्रेस होना चाहिए जी। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आगे IMF का वफ्द के साथ आपका प्रोग्राम में आपने डायलॉग में जाना है, तो आपका यूथ है जो डिग्रियां लेके जॉबलेस है, एजुकेटेड यूथ है, जिससे बात है। बहुत ही आसिफ साहब, ये बहुत ही अहम सवालात है इस वक्त जो आप उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है सबको इस वक्त, तमाम सियासी लीडर्स को इन्हीं मामलात पर सोचना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल ले। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, अपेरेंटली, ज़ाहिर है अंदर की बातें तो हमें नहीं पता, अपेरेंटली यही दिख रहा है कि कोई भी वजारत उज़्मा लेने के लिए शायद उस तरह से विलिंग नहीं है। तो क्या जो साद रफीक साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वजारतें लेने वाले कोई नहीं होंगे, देने वाले होंगे लेकिन लेने वाले कोई नहीं होंगे, क्या वो वक्त आ पहुंचा है अभी? देखिए, मुझे इस पर इजाजत दें, एक शेर याद आ गया, जो कि आपके एक सेगमेंट में शेर व शायरी पर बात हो रही थी जी जी। वो शकील बदायूनी का शेर है कि वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। बात ये है कि आप एक स्टेटेड पोजीशन लें, कभी एक दिन आप कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। भाई ये पाकिस्तान की बका का मामला है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मामला है, यहाँ इश्यूज और हैं। ऑलरेडी आप इलेक्शन हुआ है जी, ये आप किसको कह रहे हैं? अच्छा, सबको कह रहा हूं, सबको कह रहा
कि अपने अपने अगर किसी को मूंछ नीची भी करनी पड़ती है अपनी, तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये कोई महंगा सौदा नहीं। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, और वाकई आपने जो इससे पहले बात की ना आसिफ साहब की, अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा पाकिस्तान की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर। यही लचक हमें हर सियासतदान से इसकी उम्मीद भी रखनी चाहिए, और उम्मीद है भी आसिफ साहब। लेकिन मैं फिर इस सवाल की दोहराऊंगा कि इस वक्त जो डेडलॉक है इसमें इशू क्या है? पीपल्स पार्टी वाले अगर कहते हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे, सिर्फ वोट दे देंगे पीएम के कैंडिडेट का, आईनी ओहदे हमें चाहिए और मिडिल बेंचेस में बैठ जाएंगे, चले वो तो शायद आगे पीछे हट जाएं अपने मामले से, और अगर आप लोग उनको मना लेते हैं, लेकिन नून लीग कहां पर पीछे हट सकती है? क्या इस मामले पर भी पीछे हट सकती है कि वजीर आजम नून लीग का ना हो? देखिए, इस वक्त चूंकि मेजॉरिटी पार्टी तो मुस्लिम लीग है, उसका हक बनता है, पार्टी की बात कर रहा हूं, तो उस पर भी किसी को एतराज नहीं है शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम नामजद होने पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त अपनी जाती जो ख्वाहिशात हैं या जो एक पावर पॉलिटिक्स है ना, वो थोड़ी देर के लिए यार उसको जरा पीछे कर दो, पाकिस्तान को आगे ले आओ, तो और अपनी प्रायोरिटी जो है, वो तरजीह जो है, वो अव्वल और आखिर पाकिस्तान रखो। तो कोई ना कोई इस मामले से देखें, अब एक मैंडेट तो स्प्लिट आया है, आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, अब इसके अंदर ही आपको हल निकालना है, और हल यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, गरीब का सोचें, मिडिल क्लास का सोचें, और जो एजुकेटेड, आपने बात मेरी मुकम्मल नहीं करने दी, और जो एजुकेटेड एजुकेटेड यूथ जो है मिडिल क्लास का, जॉबलेस, आपने उसको, हमने इग्नोर किया है और उसने इस इलेक्शन में रिवोल्ट किया है। आपको उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस यूथ का जो 60% कितना भी 65% है, उसका क्या करना है। ये भी बहुत अहम बात है। सब इसमें सवाल करने की इजाजत दीजिएगा, जिस यूथ को आप हवाला इस वक्त दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उसने रिवोल्ट किया है, यानी आपकी नजर में जो वोट पीएमएलएन को नहीं पड़ा या जो वोट पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को पड़ा है, क्या वो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को पार्टी की वजह से, बानी पीटीआई के साथ जो भी उनकी एक लॉयल्टी है उसकी वजह से पड़ा है, परफॉर्मेंस पर पड़ा है, या सारा वोट जो पीटीआई को पड़ा है वो एंटी पीएमएलएन सेंटिमेंट का पड़ा है, गुस्से का पड़ा है, जिद का पड़ा है, वो 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी का पड़ा है? वन ऑफ द फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन इसके और भी फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं 1 मिनट में अर्ज कर देता हूं कि क्या वजूहात हुई हैं। प्लीज। देखिए, पहली बात ये कि एक तो नवाज शरीफ साहब की जो कैंपेन थी, वो उस तवातर से उन्होंने जलसे नहीं किए जिस तरह उन्होंने 2013 या फिर 18 में किए। नंबर 2, जो हमारा मंशूर था, मैं समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, कि वो पहले आ जाना चाहिए था, कम से कम इलेक्शन से 1.5 माह पहले आ जाता मंशूर, जो 10 दिन पहले आया, ताकि लोगों को पढ़ने का मौका मिलता, लोग अपनी राय कायम कर लेते। तीसरा, बिल्कुल एक यूथ था, जौन सा एक जो एजुकेटेड मैंने जैसे कहा है, मिडिल क्लास का यूथ है, वो देखें अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स और सोसाइटी के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, और हमें अब नए चैलेंजेस का सामना है। और यहाँ भी मैं समझता हूँ कि हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की। एक और बात कि जब नवाज शरीफ, देखें ना, वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो लोग जो हैं वो जाहिर है उनका, नवाज शरीफ एक वो फलदार दरख्त है जिसका फल खा रहे हैं लोग पिछले 35-40 सालों से। और मैं समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब साइड पे हों तो ये तो मेरा ख्याल इलेक्शन भी ना लड़े। हमारे बहुत से लोग जो उनसे आज अपने आप को बड़ा फन खान समझते हैं, मैं ये सब की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब के आने से भी जहां हमें फायदा भी हुआ, वोट बैंक बढ़ा भी, चूंकि इस दफे देखिए पीएमएलएन का टोटल वोट, उसमें इजाफा हुआ है टोटल वोट्स में, लेकिन उससे एक नुकसान ये हुआ कि जो हमारा कैंडिडेट था वो ढीला पड़ गया। उसने कहा मियां साहब आ गए हैं, अब तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि देवर मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, उसमें एक लोगों में जो यूथ है, स्पेशली एजुकेटेड, जो मैंने कहा है, वो अभी ये रिवायती सियासत में बिलीव नहीं करता। वो देखता है जब कि भाई मेरे माँ बाप की कमर टूट गई, मेरी तालीम का खर्च उठाते, मेरी जो मुझे डिग्री दिलाई, तो मेरा बाप जौन सा है वो कर्जों के तले दबा है, और बाहर वो जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। वहां आपको एक 2% अशराफिया का नाग, सांप जो है, नाग है, वो डस रहा है। इन सारी चीजों ने यूथ में एक रिटेलिएशन पैदा की और उन्होंने इलेक्शन में रिवोल्ट किया है। हमें अब उस यूथ को दोबारा ट्रैक पर लाना है, केटर करना है और डिलीवर करना है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं।
ये बहुत अहम बात है। बस एक इस पर मैं जुमला आपसे जरूर लूंगा, चूंकि आपने कहा कि इस वक्त जो अवाम, बिलखुस अपने नौजवानों का जिक्र किया कि अगर उनको संजीदा ना लिया जाए तो मामला ख़राब हो जाता है। अब ऐसे में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि PTI बैक कैंडिडेट्स थे, जो कि ज़ाहिर है जिनको वोट सिर्फ इसलिए पड़ा कि वो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स थे, और बाद में जब वो शामिल हो जाते हैं PMLN में तो लोग फिर सवाल करते हैं कि ये रिवायती सियासत ही कर रही है PMLN तो। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि एक वक्त था जिस वक्त मरियम नवाज साहब ने कहा कि लोटों की जगह, मैं वो लफ्ज़ दोहराता नहीं लेकिन उन्होंने उसका हवाला दिया था, लेकिन आज फिर लोग वो फिर कोट भी कर रहे होते हैं। फिर सर रिवायती सियासत हम हट क्यों नहीं रहे? आपकी क़यादत रिवायती सियासत से क्यों हट नहीं रही? मैं तो हमेशा इन लोटों के खिलाफ रिकॉर्ड पर हूँ, ठीक है, कोई भी करे। देखने की ये बात है, क्या हमारी जमात अगर गलत कर रही है, नहीं लोटों को लेना चाहिए, आपको अपोजिशन में फिर बैठ जाना चाहिए, लेकिन उन लोटों को भी तो कोई शर्म आनी चाहिए, उनको भी कोई हया होनी चाहिए, उनमें भी कोई गैरत होनी चाहिए कि जो वोट तो किसी और का लेते हैं और जाके किसी और शाख पे बैठ जाते हैं। मैंने इसलिए कहा ना, ये जाती मफादात की सियासत हो रही है इस मुल्क में, पावर पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पावर पॉलिटिक्स का खमियाजा इस इलेक्शन में भी लोग भुगत रहे हैं। और मेरी याद रखें बात, अगर हमने अपने तौर तरीके, तमाम जमातों की बात कर रहा हूं, तब्दील ना किए तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको और मुनकसिम मैंडेट्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। आसिफ साहब, लेकिन यहीं पे देखें, उनको वेलकम करने वाले भी तो फिर नून लीग वाले ही है ना। आप अगर देखें उनको भी तो समझ लीजिए, क्योंकि आज अगर वो किसी के नहीं हुए तो कल को इनके कैसे होंगे? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो इस एक्सरसाइज के खिलाफ हूँ, ये लोटाइज्म के, इसका चूंकि हमें पहले भी जिमनी इलेक्शनों में आप याद करें 2022 उसमें हमें नुकसान हुआ, उसमें हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इन लोटों को। मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल डायनामिक्स और सोसाइटी के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब ये जोड़ तोड़ की सियासत, रिवायती सियासत, हाँ कंसेंसस की सियासत हो तो वो और बात है, नेशनल इंटरेस्ट की सियासत हो तो और बात है। अपनी जात को नीचे करें और पाकिस्तान को ऊपर रखें, जैसे कायदे आज़म ने अपनी जात की नफी कर दी और पाकिस्तान के मकसद को, असूल को ऊपर रखा तो पाकिस्तान हासिल हो गया। अब ना तो जिना आएगा इस मुल्क में दोबारा, ना कोई आपने विंस्टन चर्चिल लेके आना है। सो जो अवेलेबल लीडरशिप है, कम से कम हमारे पास जिना साहब के फुटप्रिंट्स हैं, उनकी अफकार और नजरियात हैं। पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास के लिए बना था। आप कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में पाकिस्तान को लेके चलें, मैं देखता हूं कैसे हालात ठीक नहीं होंगे यहाँ। आसिफ साहब, लेकिन देखिए यहीं पर आवाम ये भी तो सवाल करती है ना फिर के टैलेंट को क्यों नहीं आगे लेके आती। नून लीग की भी अगर बात की जाए, सेम मैं पीपल्स पार्टी के लिए भी ये कहूंगी, लेकिन नून लीग के लिए भी कहा जाता है नए लोगों को तो मौका नहीं दिया जाता। वही खानदानी सियासत, वही रवायती अंदाज, वही ओहदे, हमें पता ही होता है पहले भी कि अच्छा इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर ये होगा, उसी तरह से वजारतें भी बांटी जाएंगी। तो ये भी तो एक रवायती अंदाज है जिससे निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता, स्पेशली यूथ की अगर बात की जाती है तो। आई एग्री विद यू, और मैं इसलिए कहता हूं कि अब हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हमें अपने पार्टियों के अंदर भी, अगर हम मुआशरे में, अगर हम मुल्क में मेरिट लाना चाहते हैं, इट अप्लाइज टू ऑल पार्टीज, नॉट ओनली वन पार्टी। अगर हम मुआशरे में मेरिट लाना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाना चाहते हैं, तो देन देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट द चैरिटी बिगिंस एट होम। एब्सोल्युटली राइट। और सर इसमें एक बात और भी है, क्योंकि आपने खुद अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वोट नवाज शरीफ साहब का है, आपने कहा वो फलदार एक दरख्त हैं। अब ऐसे में अगर वोट नवाज शरीफ साहब का है, वो खुद पाकिस्तान आए, 21 अक्टूबर को स्पीच की, उनके नाम पे वोट पड़ा, भले कोई गलतियां होती रही होंगी, कैंपेन लेट हुई, मंशूर लेट आया, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वोट बहरहाल नवाज शरीफ साहब का पड़ा PMLN को। अब ऐसे में अगर वो खुद साइड पर हो जाएं और कहें कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, तो लोग तो फिर और मुतनफर नहीं हो जाएंगे PMLN से कि वोट देते हैं नवाज साहब को, आ जाते हैं शहबाज साहब। आपकी पार्टली मैं एग्री करता हूं बात से कि जो नवाज शरीफ साहब ने एक भरपूर सियासी इनिंग खेली 35-40 साल, और उन्होंने मुस्लिम लीग को पॉपुलराइज करने में, एक पॉपुलर जमात बनाने में 30-35 साल लगे, और एक वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई। और जो नारा भी था हमारा PMLN का, वो था पाकिस्तान को नवाज दो। ठीक है जी, पाकिस्तान को नवाज दो। लेकिन मियाँ साहब चूंकि मखलूत हुकूमतों के हमेशा वो समझते अनकंफर्टेबल रहे हैं, उसमें चूंकि खींचातानी होती है, कुछ जायज़ नाजायज़ अपनी डिमांड्स होती हैं लोगों की, तो मियाँ साहब के जो मैं मिजाज को समझता हूँ
कि वो उस मखलूत हुकूमत का इसलिए हिस्सा बनने को तैयार नहीं हुए। हाँ, अगर उनको मैंडेट क्लियर मिल जाता, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती, तो फिर हुकूमत बना लेते। ठीक है, ये एक वजह है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। जी जी प्लीज प्लीज लास्ट सेंटेंस। लेकिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ने नवाज शरीफ को वोट दिया और नवाज शरीफ के वोटर जो हैं वो मियां साहब को वजीर आज़म देखना चाहते थे। यकीनन उनको इस फैसले से मियां साहब जो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है उससे उनके वोटर्स में मायूसी जाहिर है, वो एक सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हुए वो नजर भी आ रहा है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।